आज हम लोग व्याकरण का जो रिवीजन क्लास चल रहा था उसके भाग 2 को देखेंगे, जिसकी शुरुआत जो है आज क्रिया नामक पाठ से होगी। हालांकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने व्याकरण से लेकर के भाषा मतलब समझाते हुए विशेषण तक आपको समझाया था और उसके ऊपर आपको कुछ सवाल भी प्रैक्टिस कराए थे। तो आज हम लोग क्रिया की बात करेंगे कि क्रिया क्या होता है, विशेषण के बाद क्रिया आता है। तो क्रिया का मतलब हुआ क्रिया, जैसा इसका नाम है वैसा ही ठीक है इसके अर्थ को लगाया जा सकता है। मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि व्याकरण ही नहीं, जो भी शब्द आपको समझने हैं उसे आप अर्थ को तोड़ करके यदि आप समझते हैं, ठीक है, तो आप उसके अर्थ को आसानी से लगा पाइएगा, मतलब उसके अर्थ को आसानी से समझ पाइएगा। ठीक है, तो क्रिया अर्थात करना। जो क्रिया मतलब ऐसे भी हम लोग सामान्य जीवन में भी जो क्रिया होता है उसको करने के अर्थ में ही समझते हैं। तो यहाँ भी क्रिया की जो परिभाषा बनती है उसमें भी कार्य करने से ही संबंध जोड़ा गया है। जैसे कि लिखा है कि जिससे किसी काम के होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। मतलब जिससे किसी काम के होने का बोध हो, कोई काम हो रहा हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। किसी भी काम के होने का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? क्रिया। जैसे कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ? पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्रिया क्या हो जाएगा? पढ़ाना। ठीक है, और बोलिए तो आप लोग क्रिया लिखना। बोलिए, सब लोग बोलिए, जिसके जिसके दिमाग में जो जो बातें आ रही है बोलिए। समझना, चलना और आप देखिए अब यहाँ जो है जितने भी आप बोले हैं उन सब में ना आ रहा है, तो इससे भी आप पहचान सकते हो कि वैसा शब्द जिसमें ना का प्रयोग किया गया हो वह क्रिया के शब्द कहलाते हैं। ठीक है, फिर आप इसमें देख रहे हैं तो सब जो है ये सब के सब जो मतलब जो शब्द बने हुए हैं ये सब के शब्द जब मतलब ये सब के सब शब्द जो है कुछ मूल शब्दों से बने हुए हैं। जैसे कि पढ़ाना पढ़ नामक शब्द से बना है। लिखना, लिख, सुन रहे हैं? समझना, समझ, चलना, चल, बोलना, बोल, सुन रहे हैं बातों को? अर्थात यह मूल शब्द हो गए। अब तो उन शब्दों में ना जुट गया तो क्या बन गया? क्रिया बन गया। तो अब आपके दिमाग में कुछ बात आ रहा होगा कि तब यह क्या है, इसे क्या बोलते हैं? बताइए, मालूम है किसी को? क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं धातु। क्या बोलते हैं? धातु। धातु। क्या बोलते हैं? धातु। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? क्रिया के मूल रूप को क्या बोलेंगे? देखिए ऐसे अगर समझ जाइएगा ना बातों को तो आपको याद करने में तकलीफ नहीं होगा। क्रिया के मूल रूप को क्या बोलेंगे? धातु। और इसमें ना लगा हो जिससे काम करने का बोध क्या बोलेंगे? क्रिया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि मतलब क्रिया के भेद की बात करते हैं। ठीक है, क्रिया के कितने भेद होते हैं? वैसे तो क्रिया के जो है क्या है कि मतलब क्रिया के जो है सकर्मक क्रिया, ठीक है, जिसका मतलब हुआ कि जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग किया गया हो क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग किया गया मतलब क्रिया का फल, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। जैसे कि हरि आम खाता है। यहाँ हरि को क्या हो गया? कर्ता। क्या हुआ? कर्ता। और खाता क्या हो गया? क्रिया। खाना का जो है यहाँ पर काल के रूप में चला गया। मैं परसों ही आपको बात मतलब करके समझाया था
रूपांतरण वाले क्लास में भी अच्छा ऐसे भी कि जिस मतलब ये खाना हो गया ना, ये तो क्रिया हो गया, ये तो धातु हो गया, और ये खाना हो गया, और ये खाता है तो ता है लगाया तो वर्तमान काल हो गया, तो खाता क्या हो गया? क्रिया। अब इसका फल आम पर पड़ रहा है, आम क्या हुआ? कर्म। तो जिसमें कर्म का प्रयोग हो वो क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया कहलाता है। और अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अब दूसरा भेद आ जाएगा इसका, अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो जिस क्रिया में कर्म का प्रयोग, मतलब जिस वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं किया गया हो, मतलब क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं हुआ हो, तो उसे क्या बोलते हैं? जैसे कि बालक सोता है, इसका उदाहरण देखिए, मैं जो समझाऊंगा, मैं एक उदाहरण आपको समझाऊंगा, आप इसके ऊपर 2-4 उदाहरण खुद से भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तब आपको ज्यादा बात समझ में आएगा, समझ रहे बातों को। और वैसे भी यह रिवीजन क्लास है, नहीं तो अगर रेगुलर का क्लास अगर होता, ऑफलाइन क्लास में आपको मैं बार बार समझाया हूँ, रेगुलर क्लास यदि होता तो मैं जैसे आपसे उदाहरण बुलवाया हूँ वैसे यहाँ भी आपसे बुलवाता। बालक सोता है, तो यहाँ सोता जो है क्रिया हुआ, ठीक है, तो इसमें कर्म का प्रयोग नहीं किया गया, इसीलिए इसे क्या बोला गया? अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब क्रिया के और भी रूप होते हैं, जैसे कि सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया की मतलब हो गया कि जो क्रिया की सहायता करती है वो क्या कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, खाता तो फिर है क्या है, सोता तो फिर है क्या है, तो है क्या बोलेंगे? सहायक क्रिया बोलेंगे। जो मूल क्रिया की सहायता करता है उसमें क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत? यहाँ तक बात आ गया समझ में? अब आगे आता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब क्या होता है कि जिसमें कार्य खुद न करके किसी दूसरे से करवाने के लिए प्रेरणा दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रेरणार्थक। जैसे इसका नाम है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा के अर्थ में आने वाली क्रिया क्या बोलते हैं? प्रेरणार्थक। अगर मैं लिखूं इसको तो कैसे लिखूंगा? प्रेरणार्थक। इसको तोड़ूं संधि के रूप में तो कैसे तोड़ूंगा? प्रेरणा जोड़ अर्थक आएगा ना। प्रेरणा का मतलब होता है कि किसी को प्रेरित करना, किसी कार्य के लिए प्रेरित करना। जैसे कोई खड़ा हो रहा हो बच्चा, अगर 2 साल का बच्चा हो, अगर खड़ा नहीं हो पाता हो तो उसे बोल, चलो उठो, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, वाह वाह, मतलब ऐसे करके अगर उसको खड़ा कराया जाए, या पढ़ने के लिए किसी से कहा जाए, चलो पढ़ो पढ़ो जल्दी, मतलब पढ़ना का पढ़वाना, खेलना का खिलवाना, मतलब ना खुद करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करना क्या कहलाता है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। आगे बात आपको समझ में? जैसे कि उड़ना का उड़ाना या उड़वाना। उड़ाना मतलब जैसे कि कोई चीजें, जो कोई मतलब कौवा है या कोई भी है जिसको आप उड़ा देते हैं, मतलब उड़ाना। आप तो खुद नहीं उड़ रहे हो लेकिन उसको उड़ा दे रहे हो, मतलब उड़ाना। उड़ना का उड़ाना, फिर उड़वाना। इसके ऊपर सवाल भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन बनेंगे, ठीक है ना। क्रिया दिया जाएगा, आपको प्रेरणार्थक क्रिया बताना पड़ेगा वगैरह वगैरह, जो कल मतलब इसकी जब प्रैक्टिस कराई जाएगी तो आपको उस समय बताया जाएगा। तो इस तरह से आपने क्रिया को समझा। अब हम लोग देखेंगे धातु। धातु के विषय में हम लोग बात कर चुके हैं। क्या होता था धातु? बोलिए। क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं? धातु। हो गया, ये तो हम लोग को याद हो चुका है। अब क्रिया के मूल रूप को धातु बोलेंगे तो मूल धातु जो होगा, जैसे कि हंस, हंस से हंसना, ठीक है, तो यह मूल धातु हो गया। मतलब जो क्या है कि मूल धातु वो होता है जो शब्द निर्माण में किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होता है, ठीक है ना। शब्द निर्माण में किसी दूसरे पर आश्रित, लेकिन मूल धातु स्वतंत्र होती है, किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती है। मूल धातु क्या होती है? स्वतंत्र होती है। क्या होती है? स्वतंत्र। देखिए दो जो चीजें इसमें मेन पॉइंट है उसको देख लीजिए। मूल धातु क्या होती है? स्वतंत्र होती है और दूसरे पर आश्रित नहीं होती है, आश्रित नहीं होती है। जैसे कि हंस कह दिए तो वैसे भी आपको समझ में आ गया कि हंस मतलब हंसना ही होगा। अगर जब हंसना बोलते हैं तो क्रिया हो गया, ठीक है, और हंसता है बोलते हैं तो वर्तमान काल हो गया। हंसता था बोलेंगे तो वह भूतकाल हो जाएगा। समझ रहे हैं बातों को? अर्थात हंस जो है एक ऐसा शब्द है, मतलब पद है जो मूल धातु कहलाएगा। और मूल धातु स्वतंत्र होती हैं और किसी भी
किसी भी शब्द के ऊपर आश्रित नहीं होती। यदि आपसे कोई पूछे कि मूल धातु किसे कहते हैं तो आप आसानी से परिभाषा बना सकते हो कि मूल धातु स्वतंत्र होती है और आश्रित नहीं होती है। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इसको वीडियो को रोक करके आप इसे लिख लीजिए और लिख करके अपना परिभाषा बनाने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको इसके ऊपर कमांड हो पाएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाइएगा। समझ रहे बातों को? चलिए अब यौगिक धातु की बारी है। यौगिक धातु उसे बोलते हैं जो किसी दूसरे पर आश्रित होती है, ठीक है, और वह कोई दूसरा चीज बनाती है, जैसे कि हंस से हंसवाना, ठीक है, खेल से खिलवाना, अर्थात प्रेरणार्थक क्रिया के रूप को हम यौगिक धातु कहते हैं। इसमें बुक में दे भी रहा है आपको कि क्या होता है कि यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनती है। यौगिक धातु किससे बनती है? प्रत्यय के योग से। कैसे बनती है? प्रत्यय समझते हैं? प्रत्यय के योग से। अब हम लोग प्रत्यय को समझेंगे, प्रत्यय क्या होता है, ठीक है। तो प्रत्यय जो है वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के बाद लग करके उसके अर्थ को क्या कर देता है कि बदल देता है। जैसे कि हंस में क्या लगा? वाना, तो हंस प्लस वाना हंसवाना, ठीक है। खुद नहीं हंसता है लेकिन अपनी कुछ ऐसा बात करता है जिससे कि और लोग हंसने लगते हैं। तो प्रत्यय वह शब्दांश है। यहाँ प्रत्यय की परिभाषा मतलब समझ सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे भी अगर आएगा प्रत्यय तो, लेकिन हम समझ लेते हैं कि प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद लग करके उसके अर्थ क्या कर देता है, बदल देता है। क्या कहलाता है? प्रत्यय, ठीक है। अब प्रत्यय के मतलब प्रकार वगैरह के विषय में फिर बाद में बात होगी, जब रेगुलर क्लास चलेगा जब उसमें आएगा तो होगा। एक आता है उपसर्ग। क्या आता है? जब प्रत्यय आगे है तो उपसर्ग की बात आगे तो वह आगे लगता है। शब्द के आगे जो लगे उसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग। समझ रहे हैं? और शब्द के पीछे जो लगे उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यय। बहुत सुंदर बात है, इसको अब ध्यान में रखना होगा। यह संस्कृत का महत्वपूर्ण चैप्टर है। शब्द के पहले जो लगा उपसर्ग, शब्द के बाद जो लगा प्रत्यय। जैसे कि मैं लिखूं मान, क्या लिखूं? मान। तो इस शब्द के पहले यदि लग गया अप तो क्या हो जाएगा? अपमान। मान का मतलब मान जान, और अप लग गया तो अपमान, मतलब अर्थ क्या हो गया? बदल गया। तब इसकी परिभाषा बनती है कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को क्या कर देता है? बदल देता है, उपसर्ग कहलाता है। अब प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में लगकर के उसके अर्थ को क्या करता है? बदल देता है, वो प्रत्यय कहलाता है। तो इतना तो आपको बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग काल को देखेंगे। तो अभी आपने क्या पढ़ा था? क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं? धातु। अब काल क्या होता है? तो काल जो है मतलब जिसमें समय का बोध हो, क्रिया में क्या हो? क्रिया प्लस समय क्या कहा जाएगा? काल कहा जाएगा, ठीक है। क्रिया को समय के साथ जब मिला दोगे तो काल का रूप हो जाएगा। अर्थात इसकी जब परिभाषा बनेगी तो लिखा जाएगा क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता हो। क्रिया के जिस रूप से क्या होता हो? समय का बोध होता हो, क्या कहलाता है? काल। समझ रहा बात? देख रहे हैं? और क्रिया की मूल रूप को क्या बोले थे? धातु। क्रिया प्लस मूल रूप धातु, और क्रिया प्लस समय मतलब क्या? काल। मतलब कुछ प्रोस्पेक्टम, कुछ जो है ऐसा चीज बनाइए जिससे कि बातें दिमाग में ठहरे, भूले नहीं आदमी, ठीक है ना। अब काल को आप समझेंगे। अब काल जो है, जैसे कि अगर काल का अगर उदाहरण बोला जाए, बोलिए आप लोग, बोले तो कोई आदमी उदाहरण। क्रिया के साथ समय का रूप, वह जा रहा है। चलिए, जाना जो है क्रिया है, उसका परिवर्तन हुआ रहा है में, या वह जाता है। सुन रहे बातों को? या किसका रूप हो गया? काल का। अब काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल जो फिलहाल कार्य हो रहा है, तत्काल में जो अभी चल रहा है, अभी, ठीक है ना, वह किस में आ जाएगा? वर्तमान। जो बीत चुका है, जो पहले हुआ है, वो क्या आ जाएगा? और जो अभी होने वाला है किसमें आ जाएगा? भविष्य काल। समझ गए? अब इससे आप आसानी से परिभाषा बना सकते हैं कि वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में होने वाले कार्य का बोध हो, वह क्या कहलाएगा? वर्तमान काल। ज्यादा याद नहीं करना आपको, क्रिया का जिस रूप तो सब में रहेगा,
क्रिया का जिस रूप काल में भी था, क्रिया का जिस रूप वर्तमान में भी है, क्रिया के जिस रूप से कार्य पहले हो चुका हो भूतकाल, और क्रिया के जिस रूप से कार्य बाद में होने वाला हो भविष्य। समझ रहे हैं ना? तो क्रिया के जिस रूप, इसको याद करने से क्या फायदा? आप सिर्फ इतना याद करो कि जो अभी चल रहा है, जो पहले हुआ है, जो बाद में होने वाला है, क्या कहलाता है? वर्तमान, भूत एंड भविष्य। वर्तमान के 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य, अर्थात जो सामान्य तरीके से हो रहा हो, सामान्य क्रिया का बोध जो कराए, वह क्या कहलाता है? सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया का जो बोध कराए, क्रिया का वह रूप जिससे सामान्य क्रिया का बोध होता हो, क्या कहलाता है? सामान्य वर्तमान काल। जैसे कि वह पढ़ता है या वह जाता है वगैरह, ठीक है। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध जैसा इसका नाम है संदिग्ध, ठीक है। संदेह, तो क्रिया के जिस रूप से क्या होता हो, क्रिया में संदेह हो। संदेह समझते हैं? शक है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। संदेह है, जैसे कि मैं यहाँ हूँ और उस क्लास में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी तो मतलब संदेह है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन अगर वहाँ पे अच्छा शिक्षक अगर पढ़ा रहा है और बच्चे भी अच्छे अगर पढ़ रहे हैं तो संदेह नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई हो रही है। लोग कहते हैं कि नहीं, कोई संदेह नहीं है, आप काम कर रहे होंगे। अगर वह मतलब विद्यार्थी अच्छा नहीं हो या शिक्षक सही नहीं हो तो क्या होता है कि संदेह है कि वो पढ़ाई नहीं हो रहा होगा। तो उसी प्रकार जो है, जिससे संदिग्ध मतलब संदेह का बोध हो, वो क्या 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 कहलाता है? संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे कि वह जाता होगा, संदेह है इसमें, पता नहीं गया है कि नहीं गया, जाता होगा। तत्कालिक, जो फिलहाल चल रहा हो, अभी जो काम हो रहा हो, जैसे कि अभी पढ़ाई हो रही है, तो जो फिलहाल जो कार्य चल रहा हो, क्रिया के तुरंत या लगातार, लगातार। आपको ज्यादा याद नहीं करना है। देखिए, जो हम शॉर्ट बता रहे हैं ना, बस इसी को शॉर्ट को समझना है और इसी शॉर्ट चीजों को क्या करना है? परिभाषा बनाना है। समझ रहे बातों को? एक ट्रिक बनाइए, उस ट्रिक के माध्यम से काम कीजिए। क्रिया के जिस रूप से तुरंत या लगातार कार्य होने का बोध होता हो, उसे क्या बोलेंगे? तत्कालिक वर्तमान काल। मान लीजिएगा ना, मतलब आप लोग परिभाषा, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, सामान्य भूतकाल। वही जो सामान्य क्रिया का बोध कराए वह सामान्य भूतकाल। जैसे कि क्या कहा जाता है? मैंने देखा। समझ रहे हैं? आसन्न भूतकाल, मतलब जो किसी पर क्या हो कि क्रिया के बाद तुरंत समाप्त हो, वो आसन्न भूतकाल होता है। क्या हो? क्रिया के बाद तुरंत समाप्त हो, तुरंत जो समाप्त हुआ हो, तुरंत समाप्त हुआ हो, क्या कहलाता है? आसन्न भूतकाल। जैसे कि वह रोया है, अभी मतलब अभी उसका रोना समाप्त हुआ है, तो क्या कहलाएगा? आसन्न भूतकाल। संदिग्ध, जिसमें संदेह हो, वह रोया होगा। समझ रहे हैं बातों को? अर्थ को समझिए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। वह रोया होगा, ठीक है। पूर्ण, जो पूर्ण हो गया हो, मतलब जिस क्रिया से क्या होगी? पूर्ण हो गया हो बोध, वह लिखा था। क्या था? एकदम निश्चित है कि लिखा था, पूर्ण हो गया है कार्य। और अपूर्ण, जो अभी जारी हुआ, पता नहीं पूर्ण हुआ हो कि नहीं हुआ हो। जैसे कि वह लिखता था, अब लिखता था, पता नहीं लिखा था कि नहीं लिखा था। लिखता था, था होगा तो अपूर्ण, सिर्फ था होगा तो पूर्ण। इस बात पर ध्यान देना होगा, समझना होगा। जब आप नोट्स बना रहे होंगे, जब आप परिभाषा बना रहे होंगे, तो अपना भी कुछ कॉन्सेप्ट निकालना होगा। मैं जो अपना बता रहा हूँ तो बता ही रहा हूँ, इसके हिसाब से आपको भी अपना कुछ प्लान करना होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं तर्क में तर्क या सोच में सोच, ठीक है। इसको परासंज्ञान के नाम से जाना जाता है मनोविज्ञान में। क्या बोलते हैं? परासंज्ञान, याद रखिएगा, बहुत सुंदर पॉइंट है। जब आप 12th में जाइएगा, जब आप पढ़िएगा, परासंज्ञान मतलब सोच में भी सोच। मैंने जो सोचा है उसमें भी आप सोचते हो, मैंने जो प्लान किया है उसमें भी आप प्लान करते हो, ठीक है। उस प्रकार मैंने जो बताया है इसमें भी कुछ तुम सोचो,
तो इसको बोलते हैं परा संज्ञान। तो वह लिखता था और हेतु हेतु मद में आ जाएगा कि वह मतलब एक क्रिया होती तो दूसरी क्रिया समाप्त होती, जिससे किसी कारणवश क्रिया की पूर्णता या अपूर्णता दोनों का बोध होता है। जिससे किसी कारणवश हेतु हेतु में क्या होता है, पूर्ण भी होता है और अपूर्ण भी होता है। जैसे कि वह आता तो मैं जाता, यह वह आता तो मैं जाता, तो यह क्या क्या कहलाएगा, हेतु हेतु भूतकाल। ठीक है। फिर भविष्य काल में सामान्य भविष्य काल एंड संभाव्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल तो ऐसा होगा, मतलब होगा कि मैं जाऊंगा, ठीक है। और संभाव्य में आ जाएगा कि मैं जाऊं, मतलब संभावना है कि अगर आप कह दीजिएगा तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा। अर्थात यह आदेशवाचक में भी आ सकता है, तो जिससे बातें संभावना में हो कि हो सकता है मैं जाऊं, मैं लिखूं, मैं खाऊं, या क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल हो गया। इस तरीके से काल तो आप समझे। चलिए वाच्य के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो क्रिया में जो परिवर्तन होता है, क्रिया में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वाच्य बोलते हैं। देख रहे हैं ना बातों को, सारा गेम क्रिया पर ही है। क्रिया से ही धातु था, क्रिया से ही काल था और क्रिया से ही वाच्य है। क्रिया में जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं, वाच्य। तो कर्तरी वाच्य का मतलब हो गया कि जब वाक्य में क्या हो, कि जब वाक्य में कर्ता प्रधान हो, क्या हो, कर्ता प्रधान हो, क्या कहलाता है, कर्तरी। और जब वाक्य में कर्म प्रधान हो तो कर्म, और जब भाव प्रधान हो तो भाववाच्य। देखिए कैसे होता है, अभी हम बात करते हैं। अगर मैं लिखूं कि मैंने पुस्तक पढ़ी, तो प्रधान कौन है, मैं हूं। मैं क्या हूं, करता हूं। इसीलिए इस वाक्य को क्या कहा जाएगा, कृत्यवाच्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कृत्यवाच्य से कहा जाएगा। ठीक है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, इसमें प्रमुख कौन है, पुस्तक है। मेरे द्वारा क्या पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई, कुछ और नहीं पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई। तो यह वाक्य क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। और भाववाच्य की यदि हम बात करें तो इसमें भाव व्यक्त का होता हो। भाव का मतलब हो गया कि भाववाचक संज्ञा के विषय में बात किए थे, जिसमें भाववाचक संज्ञा जो है आ रहा हो उसे भाव, जैसे कि उसके द्वारा, ठीक है ना, धूप में चला नहीं जा रहा है। इसमें चला नहीं जा रहा क्या है, भाव व्यक्त किया जा रहा है कि धूप है इसलिए उसे चला नहीं जा रहा है। ठीक है। राम से टहला नहीं जाता है, तो टहला नहीं जाता भाव व्यक्त हो रहा है, तो वह भाववाचक भाववाच्य हो गया। किसी को दिक्कत, इस तरीके से वाच्य की भी कार्य पूरे होते हैं। अब क्रिया विशेषण को हम लोग देखेंगे। जो अभिकारी शब्द है, मैंने आपको बताया था पहले कि शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं रूपांतरण की दृष्टि से, एक विकारी और दूसरा अभिकारी। बात हुआ था इसके विषय में। विकारी में आ गया संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। अब इसके बाद क्रिया विशेषण मतलब संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण, यह चारों किस में आ जाएंगे, विकारी में। अब इसके बाद अभिकारी अर्थात क्रिया विशेषण का यहाँ पे बात शुरू हो चुका है। जो अब यहाँ पे ऐसा नाम है क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं,
क्रिया विशेषण। जैसे कि वह धीरे धीरे चलता है, चलना क्रिया हो गया। चलने की विशेषता क्या बताई जा रही है, कैसे कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। जो लोग बोर्ड की तरफ नहीं देख रहे हैं, लोग बोर्ड की तरफ देखो, पिटाई होने लगेगी भाई, सुन लो कान खोल के। धीरे धीरे चलता है वो क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण। समझ रहे हैं, मतलब क्रिया की विशेषता। अब आप समझ रहे हैं ना, क्रिया के मूल रूप को धातु, क्रिया के साथ समय को काल, क्रिया के परिवर्तन को वाच्य, और क्रिया की विशेषता को देख रहे हैं। सारा गेम किसका है, क्रिया का ही है। इसमें क्रिया को आप नहीं भूल सकते हैं। क्रिया जो है किसी भी वाक्य का क्या होता है, वाक्य का हीरो होता है। कौन, क्रिया, नायक। क्रिया के इर्द गिर्द सब कुछ चलता है। अगर क्रिया निकाल दिया गया तो वाक्य जो है बस सामान्य तरीके से बचे रह जाएंगे। क्रिया से ही सब कुछ परिवर्तित होता है, इसलिए आप क्रिया को भूल नहीं सकते हो। अगर भूलिएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। स्थानवाचक अर्थात जिस शब्द से स्थान का बोध होता हो, जैसे कि यहाँ, वहां, जहां, तहां, ठीक है ना, आगे पीछे, स्थान का बोध जिससे हो उसे क्या बोलते हैं, स्थानवाचक विशेषण। मतलब जिस क्रिया के क्या है कि जिस शब्द से स्थान का बोध हो उसे उस शब्द का बोलेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण बोलेंगे। कालवाचक जिससे समय का बोध हो, जैसे कि आज, कल, परसों इत्यादि, ये सब क्या है, कालवाचक हो गए। रीतिवाचक में आ गया, रीतिवाचक जैसे कि ऐसे, वैसे, जिसमें क्या हो कि मतलब समुच्चय रीति का बोध हो, अव्यय, लगभग अव्यय के रूप में, उसे ऐसे, वैसे, जैसे, ये सब किसमें आएंगे, रीतिवाचक में। परिमाणवाचक का मतलब हुआ जैसे परिमाण का बोध होता हो। परिमाण की मतलब होता है मात्रा, याद रखिएगा, मात्रा। जैसे कि बहुत, बड़ा, छोटा, ये सब किसमें आ जाएगा, परिमाणवाचक में। खूब, बिल्कुल, मतलब जैसे मात्रा का बोध होता हो। अरे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो सब बात समझ में आ जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं बनाएगा तो आपको प्रयोग मतलब दिक्कत हो सकता है। प्रश्नवाचक जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, नाम से ही है, जिससे प्रश्न पूछने का बोध, जिसमें क्यों लगा हो, वह क्यों सोता है, तो यहाँ पे क्यों क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक मतलब क्रिया विशेषण हो जाएगा। परिमाण में मतलब मात्रा, बिल्कुल, बहुत, बड़ा, छोटा, ये सब क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें होता है कि इसका प्रयोग मतलब प्रयोग किया जाता है तब से, तब मतलब जैसे कि आज से क्या बनाओगे, आज मैं खेल रहा हूँ। खेलने का विशेषता बतला जा रहा है कि मैं आज खेल रहा हूँ, तो आज क्या हो गया, कालवाचक हो गया। हालांकि इस पर मैं प्रश्नों को भी आपको बताऊंगा। हाँ जी, अब देखिए, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक, या तीनों जो शब्द आप देख रहे हैं, इन तीनों में क्या है मालूम, नहीं मालूम? अभी तक आपने जो 5 देखा मतलब उसमें क्रिया का मेन रोल था। अब इन तीनों के लिए सबसे मतलब मेन रोल जानते हैं किसका है, नहीं जानते हैं? इसका मेन रोल है अव्यय का। किसका? अव्यय का। इसका हीरो है कौन? अव्यय। अब अव्यय क्या होता है, तो अव्यय जैसा कि इसका नाम ही है अव्यय, ठीक है ना, अजोड़ व्यय, ठीक है ना, जिसका खर्च ही नहीं होता उसे अव्यय बोलते हैं। व्यय मतलब खर्च ही नहीं होता इसका, उसे अव्यय बोलते हैं। मतलब उसका रूप परिवर्तन नहीं होता, वो जितना है उतना ही रहेगा, वो कभी भी बदलेगा नहीं। जैसे कि और, एवं, ये कभी नहीं बदलेगा, कभी इसका मतलब परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे कि आपने देखा ना कि खेल था तो खेलना हो गया, खेलता हो गया, खेलता था हो गया, खेलता रहेगा हो गया, लेकिन और को आप कभी भी नहीं बदल सकते हो। तो जो कभी भी नहीं बदले वह क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता है वह क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। समझ गए? तो अब संबंध बोधक मतलब ऐसा अव्यय जो 2 या 2 से अधिक क्या करता है कि जब वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताने के लिए अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाए तो क्या कहलाता है, संबंध बोधक कहलाता है। मतलब 2 शब्दों को जोड़ने वाला जो काम करता है, 2 शब्दों को जो जोड़ता है वह क्या कहलाता है, जोड़ने वाला क्या कहलाता है, समझ रहे हैं? कहाँ जोड़ता है, वाक्य में। गुड,
कहाँ जोड़ता है? वाक्य में दो शब्दों को जोड़ता है, वह क्या कहलाता है? संबंधवाचक। ठीक है ना? जिसको मैं लिखूं कि उसके बिना मेरा काम नहीं चलता, नहीं चलता या नहीं चलेगा या नहीं चलता था। तो यहाँ पे बिना जो है उसके और मेरा काम, ये दोनों को क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। तो बिना क्या हुआ? संबंधवाचक। अब संबंधवाचक के दो भेद होते हैं। पहला संबंधवाचक, संबंध बोधक, संबद्ध संबंध बोधक, जिसमें विभक्ति के बाद आता है। विभक्ति समझते हैं ना? अभी हाल ही में मैं आपको कारक पढ़ाया था, तो उसमें विभक्ति चिन्हों के प्रयोग के साथ आपको बताया था, तो उसमें बात हुआ। तो विभक्ति के बाद जिसका प्रयोग होता है, जैसे कि जाने के पहले, पिता की तरह, जाने के पहले, जाने के पहले, मतलब यहाँ पे विभक्ति के साथ है। विभक्ति के बाद क्या लगा? पहले। तो यह क्या हो गया? संबंधवाचक, संबद्ध संबंधवाचक। ठीक है, समझ रहे बातों को? यहाँ पे क्या देखते हैं? उसके बाद संज्ञा या कुछ शब्द के बाद लगे तो क्या कहलाता है? अनुबद्ध संबंधवाचक। याद रहेगा, भूल जाइएगा। कैसे भूल सकता है कोई? विभक्ति लिखा ही है, संबंध अर्थात विभक्ति और अनुबद्ध अर्थात संज्ञा या शब्द के पहले। तो आपने क्या देखा? संबंधवाचक में तीन चीजें महत्वपूर्ण थी। शब्दों को जोड़ना, अव्यय जोड़ रहा था, और जो क्रिया के बाद हो, विभक्ति के बाद हो वह संबद्ध, और जो शब्द के बाद हो वो अनुबद्ध। याद रहेगा बात। अब आते हैं समुच्चयवाचक। समुच्चयवाचक में हो गया मूल वाक्य, मुख्य वाक्य को जोड़ने का जो कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं? समुच्चयवाचक। मतलब जो मूल वाक्य को जोड़ता है। जैसे कि अगर बात किया जाए कि राम घर जाता है और अपने माता को भी साथ ले जाता है। समझ गए? तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप? और क्या है? दो वाक्य, राम घर जाता है और अपने माता को भी साथ ले जाता है। तो और क्या हो जाएगा? समुच्चयवाचक हो जाएगा। और समानाधिकरण का मतलब मुख्य वाक्य को जो जोड़ता है, दो मुख्य वाक्य हो गया, तो यह समानाधिकरण कहलाएगा। और व्यधिकरण जो आश्रित वाक्यों को जोड़ता है। जैसे कि अगर आप आश्रित वाक्यों में बात किया जाए तो आ गया कि जैसे कि मान लीजिए समुच्चयवाचक में अगर आश्रित वाक्य की बात आ गई, क्योंकि वह घर जाता है, क्योंकि उसकी माँ बीमार है। सुने बात? वो घर क्यों जा रहा है? क्योंकि उसकी माँ बीमार है। मतलब वो घर जा रहा है या आश्रित है किसके ऊपर? उसकी माँ बीमार है उसके ऊपर। तो दो आश्रित वाक्य को जो जोड़ता है वह व्यधिकरण कहलाता है। और जो मुख्य वाक्य को जो जोड़ता है, अगर राम घर भी चला जाए अकेले तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसकी माँ को जाना था तो अपने जाएगी। ठीक है ना? माँ अपने आप भी जा सकती है, क्योंकि वह ठीक है तो माँ भी जा सकती है। वो अगर जाता है, यह वाक्य अपने आप में भी ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ उसकी माँ बीमार है तभी घर जा रहा है। मतलब दो आश्रित वाक्य पर हो वह व्यधिकरण का रूप दिखाता है। अब आगे विस्मयादि बोधक, हर्ष और शोक आदि को व्यक्त करने वाला जो भाव होता है, जो अव्यय होता है, जो हर्ष और शोक को व्यक्त करता है, उसे क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। जिसमें आ जाता है हाय, हे राम। समझ रहे हैं ना? मतलब ऐसे ऐसे चीजों को ओ, अहो, अरे, अजी, ठीक है, इन सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक बोलते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद हम लिंग का बात करेंगे। तो लिंग वचन आपको बताया गया है, हाल ही में संस्कृत के वीडियो में बताए गए हैं। जो संस्कृत के वीडियो में जो बातें हुई हैं उससे भी आप बात समझ सकते हो। इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक कोई
इतना बड़ा बात नहीं है। फिर आगे वचन, वचन में भी आपको बताया गया है कि एक वचन और बहुवचन होते हैं। फिर उसके बाद प्रत्यय की बारी है तो एक प्रत्यय का वीडियो बनेगा। फिर कारक हम आपसे बात कर चुके हैं कुछ हाल फिलहाल पहले। कारक के बाद आता है रूपांतरण, संज्ञा शब्द मतलब शब्दों के, फिर संधि या तब समास। उसके बाद आपका यह लगभग कार्य समाप्त हो जाएगा। मतलब अब 2 वीडियो और बनाए जाएंगे व्याकरण के, उसके बाद आपको बातें अच्छी समझ में आ जाएगी। अब कल जो है आप लोग का होमवर्क है कि मैंने जो कुछ भी मतलब आज पढ़ाया है उसको वीडियो को रुक करके नोट्स बनाएं, उसको समझें बूझें, क्योंकि इसके बाद जो है कल 9वीं और 10वीं की छुट्टी हो रही है कोचिंग में। उसके बाद जब हम दशहरा के बाद मिलेंगे तो जो आज पढ़ाए हैं इसके ऊपर सवाल जवाब किया जाएगा और देखा जाएगा कि आपने कितनी तैयारी की है और कितना तैयारी नहीं किया है। प्रैक्टिस कराया जाएगा और उस प्रैक्टिस से आपके आने वाले जो टेस्ट हैं उसमें भी फायदा होगा और भविष्य में जो आप एग्जाम दीजिएगा उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पढ़ते रहिए, मन लगा के अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, सफलता जरूर आपको मिलेगी।